Hey friends, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है आपका लेसन नंबर 10। ठीक है, लेसन नंबर 10 जो रोज़ सुबह आपको 6 बजे मिल जाता है और वो है आपका पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, एक तरीके से वन लाइनर है, एमसीक्यू है, जो बार बार बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हमें जेआरएफ चाहिए, हमें यूजीसी नेट चाहिए, पीजीटी टीजीटी जेएनयू एंट्रेंस हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, ऐसे सारे एग्ज़ाम में आपको पता है एनालिसिस के साथ साथ आपके फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऐसे तथ्य हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें मैं क्या करती हूँ, आपको रोज़ 10-15 मिनट का डोज दे देती हूँ सुबह 6 बजे, और आपसे पूछती हूँ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ या फिर मैं आपको खुद भी फैक्ट्स बताती हूँ, सारी चीज़ें। इसके ज़रिए आपके डेली के ना थोड़े फैक्चुअल जो आपकी एनालिसिस है वो तैयार हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है ये सब हम इकट्ठे नहीं कर सकते, क्योंकि इकट्ठे बहुत ज़्यादा होगा एंड आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10। लेसन को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक करके जाना, और जो कमेंट पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो तो लाइव चैट में ही दे देना। अदरवाइज़ कमेंट आपको पूरी वीडियो कैसी लगी उसका भी मुझे एक फीडबैक ज़रूर चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है आप लोग। उसके साथ साथ एक और चीज़ शेयर कर दिया करो, ठीक है। रोज़ सुबह का ये आपका हमारा क्या है, प्रैक्टिस है। और दिन में ना 2-4 बार इसको रिपीट किया करो ताकि इम्पॉर्टेंट अच्छे से और हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कराऊंगी, एक्चुअली मैं यूनिट वाइज करा रही हूँ ये। अभी तक मैं बता देती हूँ, लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका पॉलिटिकल थ्योरी है। लेसन नंबर 6 से लेकर लेसन नंबर 9 तक आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। लेसन नंबर 10 से आपका शुरू होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू हो रहा है। तो पहला तथ्य है आपके लिए कि जो धर्मशास्त्र है ना, एक ये स्मृति टेक्स्ट है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि दो प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति, ठीक है। श्रुति क्या होता है, एक सेकेंड। श्रुति ये होता है टास्क, मतलब टेक्स्ट जो आप लिखित होता है, ठीक है, लिखित रूप में आपकी जनरेशन वाइज पास ऑन होता है। धर्मशास्त्र आपका स्मृति है। स्मृति का मतलब क्या हो गया कि आप उसे याद, मतलब मुंह जवानी ओरली आपका एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, फिर आपका पास ऑन होके बाद में वो लिखा गया था, ठीक है। तो एंशंट लॉ बुक है किसकी, हिंदूज़ की, राइट, हिंदूज़। इट एडवोकेट्स क्या क्या है इसमें, मॉरल लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं फॉर डिवाइन ड्यूटी, डिवाइन होगा, डिवाइन यानी कि दैव्य जो आपका कर्तव्य है, और आपके राइटियस कंडक्ट, ठीक है, कि किस तरीके से आपको आचरण होना चाहिए उसे मतलब रिलेटेड है। नैतिक कानून की वकालत करता है, कर्तव्य का बात करता है, आचरण की बात करता है ये, ठीक है। जो मनु का धर्मशास्त्र है, ठीक है, थोड़ा ऐसे डार्क कर लेते हैं। मनु को हम क्या बोलते हैं, मनु को हम मानते हैं एंसेस्टर ऑफ ऑल ह्यूमन रेसेस अकॉर्डिंग टू वेदास, ठीक है। वेदास में लिखे अनुसार मानव के जो सारे मानव के जो पूर्वज है ना, उस किसको माना गया है, वो मनु को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ धर्म की, तो धर्म है क्या, धर्म है मॉर्टल एंड एवर लास्टिंग, ठीक है। बेसिकली क्या है, नश्वर है और चिरस्थायी है, ठीक है। इमॉर्टल होगा, ठीक है, इमॉर्टल अनश्वर होगा। किसे आप धर्म को ऐसा नहीं है कि एकदम तोड़ सकते हो। धर्म में ऐसा नहीं है कि रिलीजन है, धर्म में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे रिलीजन हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया, यानी कि संस्कृति हो गया, प्रथाएं हो गया, नीतियाँ हो गया, रिचुअल्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मैनर्स हो गई, किस तरीके का आचरण है, वो सारी चीज़ें आपके धर्म में आते हैं। इमॉर्टल है, इमॉर्टल यानी कि अनश्वर है, कि इसे तुम ख़त्म नहीं कर सकते। द सब्जेक्ट, अब आपको मैं अपास्तंभ की बात कर बताती हूँ। जो अपास्तंभ है, ठीक है, अपास्तंभ का जो धर्म है, देखो धर्म अलग अलग लोगों ने लिखा था, गौतम ने लिखा था, अपास्तंभ ने लिखा था, मनु का है अपनी क्या बोलते हैं अपनी बुक्स, ठीक है, मनुस्मृति। तो मैं बताती हूँ वशिष्ठ का धर्मशास्त्र है, तो मैं हर एक का आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। तो सबसे पहले अपस्तंभ के धर्म की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैरिज के बारे में चीज़ें हैं, मैरिड लाइफ कैसी होनी चाहिए, फॉरबिडन फूड क्या क्या खाना नहीं खाना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, रिचुअल प्रायोरिटी एंड प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। बेसिकली अनुष्ठान की शुद्धता और संपत्ति पे कानून, इन ये सारी चीज़ें आपकी अपस्तंभ के जो धर्म है उसमें लिखी गई है। वशिष्ठ का धर्मशास्त्र क्या है, जो वशिष्ठ का धर्म सूत्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अडॉप्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, सुसाइड को इलीगल माना गया है, लीगल टेस्टिमनी यानी कि गवाही,
ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसमें मेंशन है कि यार अडॉप्शन का रूल्स हो गए, आपका सुसाइड को बोला गया है कि बैड थिंग माना गया है, आपको लीगल टेस्टिमनी जैसे कोई आपको कानूनी साक्ष्य जो होता है उस पे रिलेटेड आपके रूल्स है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र बेसिकली किसने लिखा था आपको पता है? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को आप क्या बोलते हो? चाणक्य बोलते हो। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। तो अर्थशास्त्र, उसमें कितने अधिकरण हैं? ठीक है, 15 अधिकरण है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र होगा। ये मैंने स्पीच टू टेक्स्ट किया ना, इससे थोड़ा गड़बड़ हो गई होगी। ये है कि यार किस बारे में है कि यार रूलर को किस तरीके से अपने डोमेन को, अपनी प्रजा को कैसे संरक्षण दे, कैसे उन्हें बचा के रखे, कैसे राज करे रूलर, कैसे नई नई टेरिटरीज अपने अधिकार में ऐड करे। ठीक है, सिक्योरिटी कैसे रखे अपने किंगडम का। ठीक है, अपने जो राज्य की सुरक्षा, अपनी टेरिटरी, अपनी क्षेत्र, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन की सुरक्षा, अपनी प्रजा की सुरक्षा, ये सब क्या है? ये किंग का धर्म है। इन्होंने सप्त अंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, बेसिकली 7 अंग है, सप्तंग। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अब ये लिख के बताओगे, मुझे कमेंट लिख के बताओ सप्त अंग में 7 अंग है। ठीक है, जैसे किंग हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, इस तरीके से आपके पूरे 7 अंग हैं। तो वो सारे जो 7 अंग हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, इसी तरीके से आपको याद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगन सूत्र की। ठीक है, अगन सूत्र बेसिकली क्या है? ये क्वेश्चन आया था कि 27वां सूत्र है। ठीक है, 27वां सूत्र किसका? दीघा निकाय का। अच्छा, किस चीज़ से रिलेटेड है दीघा निकाय? ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिज़्म। अगन सूत्र 27वां सूत्र है दीघा निकाय का, जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। अच्छा, अगन सूत्र में चीज़ें क्या क्या है उसमें लिखा है कि यार अर्थ कैसे पैदा हुई, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक संरचना कैसे हुई, रेप्लिकेशन ऑफ कास्ट किस तरीके से आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी अग्नि सूत्र में, ये सारे टॉपिक्स मेंशन है। बुद्धा ने बेसिकली अग्नि सूत्र में एक 5वीं कास्ट का भी वर्णन किया है। वर्ण में देखें तो हम वर्ण में हमारी 4 कास्ट है। ठीक है, आप देखते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मतलब वैश्य और शूद्र, ये 4 हैं। लेकिन बुद्ध ने अग्नि सूत्र में बोला एक 5वीं कास्ट भी है, जिसको हम एस्थेटिक यानी कि आप तपस्वी बोलते हो। ठीक है, और इसमें ये बोलते हैं कि कोई भी आपका तपस्वी बन सकता है किसी भी कास्ट में। ठीक है, इसमें किसी में भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अच्छा, कौन एस्थेटिक बन सकता है? जो अपनी लिविंग जो जैसे रहते थे उसको छोड़ के बिकम सेलिब्रेट एस्थेटिक कम्स अंडर 5th इसमें, राइट। नेक्स्ट आता है आपके और भी कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी वन लाइनर की फॉर्म में। तो देखो कबीर, कबीर का आपसे पूछा जाता है कि किसके डिसाइपल थे? तो गुरु रामानंद के डिसाइपल थे। ठीक है, भक्ति सेन थे बेसिकली। बीजक क्या है? बेसिकली बीजक है आपका कबीर के जितने भी कबीर के दोहे वगैरह ये सब चीज़ें जिनका कलेक्शन है ना, उसका एक संग्रह है। कबीर का क्या माना था? कबीर मानते थे कॉन्सेप्ट ऑफ रिकार्नेशन, थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, एंड लिविंग लाइफ इन अ सिंपलिस्टिक मैनर। बेसिकली बोलते थे कि यार हमारा क्या है कि कर्मा में बिलीव करते थे कि यार कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। और सिंपलिस्टिक मैनर, ठीक है, सिंपलिस्टिक मैनर में अपनी ज़िंदगी जीने में सादे रूप से वो सरल तरीके से विश्वास रखते थे। कबीर वॉज अगेंस्ट, ठीक है, कबीर वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम का, वर्ण व्यवस्था का आलोचक थे। अपोज करते थे आपके ये जो आइडियल वर्शिप, ये जो मूर्ति पूजा को अपोज करते थे। मिनिमलिस्टिक लिविंग, जितना आपको चाहिए उस उतने में ही सही रहो, उस पे वो बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्या है? कबीर का जो ऑब्जेक्टिव था रिचुअलिस्टिक एंड एस्थेटिक मेथड। ये बोलते थे कि यार अगर तुम्हें सच में सैल्वेशन, ठीक है, सच में तुम्हें अगर तपस्या वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली समृद्धि वगैरह ये सब पानी है, ठीक है, बेसिकली आपको अच्छा एक कुछ उद्देश्य करना है, तो उसके लिए आपको कर्म कांड करने की या तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सैल्वेशन यानी कि आपको जो मोक्ष है वो वैसे भी मिल सकता है बिना तपस्या और बिना कर्म कांड के। कैसे होना मिलेगा? जब आप दिल से अच्छे हो, ठीक है, दिल से अच्छे हो और सब समाज का भला सोचते हो तो। नेक्स्ट आता है आपका ज़ियाउद्दीन बरानी। ज़ियाउद्दीन बरानी क्या है? एक पॉलिटिकल थिंकर है। कब के समय के? दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन आया था कि कब के समय के? दिल्ली सल्तनत, मुगल वगैरह, तो दिस इज़ आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, बेसिकली आपको कब कब थे ज़ियाउद्दीन बरानी के समय कौन कौन राजा थे? एक तो आपका अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, इनके समकालीन थे। ठीक है, ये आपके ये ज़ियाउद्दीन बरानी।
नेक्स्ट है बरानी के अनुसार एक रूलर को फॉलो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट ट्रेडिशन। ये बोलते थे ना, ये बोलते थे कि जो ईरानी पातशाही सिस्टम था ना उसको अपोज करते थे। ये बोलते थे कि एक रूलर को शरिया और प्रॉफिट का ने जो बोला है उससे हिसाब से रूल करना चाहिए, और सुप्रीमेसी, इस्लाम की सुप्रीमेसी के लिए रूल करना चाहिए। लेकिन ये बोलते थे कि आप ना मर्जी यानी कि दया का भाव भी दिखाओ किसको, नॉन मुस्लिम को, जब उनका समय सही नहीं है, समय जब मुश्किल है तब। फतवा है जहानदारी, बेसिकली जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखी गई थी, ये एक इनकी बुक है। ये बोलते हैं कि यार मुस्लिम को ना जजिया और ये जो खिरज है ना वो हिंदू से कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हिंदू से कलेक्ट जजिया आपका क्या होता था कि पिलग्रिमेज टेक्स्ट होता था, ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए, राइट। ये इनका मानना था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पंडिता रामाबाई। ठीक है, पंडिता रामाबाई बेसिकली कहाँ पैदा हुई थी आपको पता है, महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। उसके बाद पंडिता रामाबाई ने क्या फाउंड किया था, आर्य महिला समाज फाउंड किया था। तो मुझे इस आर्य महिला समाज का ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। पंडिता रामाबाई ने ना आपके बोला था कि इंडियन ये जो आपके एजुकेशन, आपके वो इंडियन वुमेन की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या करी थी, गुहार लगाई थी। पंडिता रामाबाई की एक और बुक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, और ये मुझे बताओ ये कौन से ईयर में आई थी, ये भी एक बुक है। ठीक है, कौन से ईयर में आई थी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इन्होंने रामाबाई एसोसिएशन भी फाउंड किया था बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करूँ तो इनका जन्म जो ईयर है, साल है, वो पूछा जाता है 1856 में। उन्होंने एक इंग्लिश वीकली लिखा था, यानी कि साप्ताहिक, एक इंग्लिश समाचार पत्र बेसिकली होता है, एक समाचार पत्र नहीं, अंग्रेजी साप्ताहिक, इसको बोलते थे मराठा। ठीक है, तो मराठा की लैंग्वेज पूछी जाती है, दैट वाज इंग्लिश। और आपकी जो केसरी की लैंग्वेज है वो क्या है, वो आपकी मराठी है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, 1885 आएगा ये। ठीक है, तिलक ने, नॉट 1886। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये मुझे बताओ द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी एक बुक है, तिलक ने लिखी है। इसका ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, गीता रहस्य, ठीक है, और राउंड स्टडीज़ ऑफ द एंटिक्विटीज ऑफ वेदा, ये दो बुक है, एक तो गीता रहस्य और अराउंड द स्टडी ऑफ द एंटिक्विटीज ऑफ वेदा। इसमें मुझे बताओ, इसका ईयर बताओ मुझे। ठीक है, कौन कौन से ईयर में लिखी गई थी। स्वराज ये बोलते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न मोर देन अ लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म। ठीक है, ये तिलक के द्वारा लिखी गई स्टेटमेंट है, हिंदी में बताती हूँ। स्वराज एक राजनीतिक और आर्थिक अवधारणा से अधिक एक कानून और व्यवस्था तंत्र से अधिक था। ठीक है, सिर्फ आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में स्वराज पाना ही स्वराज नहीं है, एग्जैक्टली आपका क्या होना चाहिए कि पूरे तरीके से आप फ्री हो। ये आपके तिलक के कुछ पॉइंट्स थे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम तिलक तक के स्टेटमेंट रखते हैं, फिर स्वामी विवेकानंद से हम कल कर लेंगे। तो ये था आज का आपका फर्स्ट लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगता है। आप प्लीज़ जब भी लेक्चर आ जाता है आपने देख लिया उसके बाद इसे शेयर कर दिया करो हर जगह, बिकॉज जितना आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे, अदरवाइज़ फिर आपको भी पता है, राइट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।